जी, तो आज हमारा चैप्टर 13 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 12 जो हमने इससे पहले पढ़ा उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द चार्जेस इन मोशन। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ना वो है इलेक्ट्रिक करंट, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसको एमसीक्यूज के लिए भी देख सकते हैं, बट दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसको समझने के लिए मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास ये एक वायर है और मैं इस वायर को दरमियान से कहीं से भी कट करता हूं। ये जस्ट हमने इमेजिन करना है, रियल में कट नहीं किया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, यहां से 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करके आगे जाता जा रहा है, इस अमाउंट ऑफ चार्ज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं फॉर्मूला की शक्ल में लिखना चाहूं तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फर्ज कर लें डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर टोटल डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करके आगे गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको मैं कैपिटल आई से जाहिर कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब चार्ज ये जो फ्लो कर रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका कोई ना कोई ऐसा यूनिट भी है। इसका जो ऐसा यूनिट है ना वो है एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी साइंटिस्ट के नेम से ये यूनिट है। अगर 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शन के अंदर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करके आगे जाता है ना, तो मैं कहूंगा इस वायर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है ना वो है 1 एम्पेयर। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एस। अब एक छोटी सी बात, मुझे यह बताएं कि ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा कैसे रहा था। जाहिर बात है कोई ना कोई तो था जो चार्ज को आगे लेके जा रहा था। मैं तो नहीं था, लेकिन कोई ना कोई तो था। असल में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट है और इस कन्वेयर बेल्ट पे सामान आता जा रहा है, और ये कन्वेयर बेल्ट इन जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती जा रही है। किसी भी फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट का जो काम है ना, चार्ज कैरियर्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में सेम यही काम है। यानी ऐसे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, इनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पता क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं आगे चल के बताता हूं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस बला का नाम है। इसी तरह लिक्विड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ना, यानी लिक्विड में जब करंट फ्लो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसी तरह गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ ही साथ होल्स भी होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की डिटेल हम चैप्टर 17 में जाके पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें आगे चल के हम आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करते जाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे आते हैं। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। यानी इस छोटे से टॉपिक में ये भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, या एमसीक्यूज के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी हमने एक मेटल कंसीडर करना है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टडी करना है। सो करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम थोड़ा सा मेटल्स को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं कि इनके अंदर चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये
कि ये जो मेटल्स है ना, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यानी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के न्यूक्लियस से इतना दूर होता है, यानी एटम के न्यूक्लियस का इसके ऊपर इतना थोड़ा असर होता है, इतना कम इन्फ्लुएंस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बड़े मजे से एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा सकता है। यानी इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने एटम से निकलेगा और किसी और एटम के पास चला जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है और ये एक जगह से दूसरी जगह बड़े मजे से जा सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और अक्सर औकात इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो करंट फ्लो कर रहा होता है। आगे चल के हम ये सारी बातें स्टडी करेंगे। तो मेटल के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी पहले तो मैं एक एटम की बात कर रहा था, लेकिन जब आप सॉलिड की फॉर्म में मेटल को इमेजिन करेंगे, उसमें तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। इसका मतलब है एक मेटल का पीस जो आपके पास मौजूद है, इसमें बहुत सारे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बड़े मजे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी बात, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ना, वो रैंडम होती है। रैंडम का क्या मतलब है, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो कोई दूसरा इस तरफ भी जा रहा होगा, कोई तीसरा इस तरफ भी जा रहा होगा, कोई चौथा इस तरफ भी जा रहा होगा। तो ये रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी जब आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इनकी वेलोसिटी कम होगी। तो 3 पॉइंट्स हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इनकी मोशन रैंडम होती है, यानी हमें नहीं समझ आ सकती कि ये किसी खास लम्हे में किस डायरेक्शन में जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये कि इनकी जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब हम थोड़ा सा मजीद एक स्टेप आगे आते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास एक वायर है। एक वायर तो वैसे बहुत बारीक होती है, लेकिन मैंने इस वायर को जरा जूम करके यहां पर शो किया, और इस वायर को मैंने किसी भी बैटरी के साथ अटैच नहीं किया। यानी हम करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले मैं इस मेटालिक कंडक्टर यानी इस वायर के साथ कोई बैटरी अटैच नहीं करूंगा और देखूंगा कि इसमें करंट है या नहीं, और अगर है तो कैसा करंट है। तो इसकी हेडिंग हम लिख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल बैटरी अटैच नहीं की हुई, कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। तो ये सिंपल एक वायर है। ये बात समझ लें कि किसी सॉलिड, चूंकि ये वायर सॉलिड की फॉर्म में है, तो इसके अंदर जो एटम्स है ना, ये फिक्स होते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं। इनकी मोशन ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन है। ये अपनी जगह पे रहते हुए सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने अपने एटम से बाहर निकले हुए हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं। इसका मतलब है इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई रैंडम चारों डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन है वो कैसी है। अब जरा गौर से एक बात सोचें, यहां बैटरी तो कोई नहीं लगी हुई, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बैटरी तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है चार्ज मूव कर रहा है, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि इस वायर के अंदर कोई ना कोई करंट तो है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर मैं इसका कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि विदाउट बैटरी और विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में करंट तो है, लेकिन रिजल्टेंट करंट जीरो है। जब आप इस तरफ वाले करंट और इस तरफ वाले करंट को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। जितने इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं तकरीबन उतने ही इस तरफ आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका करंट, दोनों का जो करंट है वो सेम मैग्नीट्यूड में है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट करंट वुड बी जीरो। सो ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसी वायर को मैंने क्या किया, मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। फर्ज कर लें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है। आपने वायर के दोनों तरफ बैटरी अटैच कर दी, यानी वायर के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब क्या होगा? अब देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन आजादाना घूम रहे थे, फ्रीली घूम रहे थे, जैसे एक बच्चा अपने घर से निकले और बड़े मजे से खेल रहा हो, जैसे आप छोटे होते खेलते थे। लेकिन जब आपको कोई बड़ा नजर आ जाता था तो फिर आपके जो एक्सप्रेशंस हैं और आपकी मूवमेंट्स कैसी होती थी, ये मैं अभी बताने लगा हूं। देखिए, अब हमने बैटरी के साथ अटैच कर दी है। बैटरी ने क्या करना है? बैटरी का जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव मेरे वाली साइड पे था ना, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा, मजबूर करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए। बैटरी लगाने से पहले तो ये रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन बैटरी लगाने के बाद जो बैटरी का लो पोटेंशियल है, चूंकि ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा उस तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे ना चाहते हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बच्चे को बाहर खेलते हुए कोई घर वाला पकड़ के इधर ले आए कि चलो घर चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहे हैं। उस बच्चे का दिल नहीं कर रहा होता घर जाने का, बिल्कुल सेम इन इलेक्ट्रॉन्स का दिल नहीं कर रहा इस डायरेक्शन में मूव करने का, लेकिन ये मजबूर है क्योंकि बैटरी इनको पुश कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ना, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बड़ा मुश्किल में जिग जैग फॉर्म में चलते चलाते लो से हाई पोटेंशियल की तरफ पहुंचेंगे, और इस दौरान इनको एटम्स के साथ कोलाइड भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बड़े मजे से ड्रिफ्ट कर करके जा रहे हैं। ठीक है, यानी पहले इस एटम से टकराए, फिर इस एटम से टकराए, ड्रिफ्ट कर करके जा रहे हैं। और इस ड्रिफ्टिंग के नतीजे में मुझे एक बात बताए, क्या मैं कह सकता हूं कि अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो गई है? जी, जब बैटरी अटैच नहीं थी तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि तब ये फ्रीली मूव कर रहे थे। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, टेम्परेचर की वजह से मूव कर रहे थे, इनकी वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। लेकिन अब आपने बैटरी अटैच कर दी और अब ये मजबूर है लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने में। इसका मतलब है इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने गौर से इस बात को समझना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? हाई से लो पोटेंशियल मेरी तरफ। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लग रही है, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये जानते हैं कि जब भी फोर्स लगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगी है उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अगर यहां एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, फिर पता क्या होता है? इनकी किसी एटम से टक्कर हो जाती है, कोलाइड कर जाते हैं। तो जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है तो वो जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है ना, ये किसी ना किसी टारगेट एटम को सप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी ऑन द एवरेज सेम रहती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना एटम्स के साथ कोलाइड कर करके, ये अपनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उन एटम्स को सप्लाई करते जा रहे हैं, और उनकी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑन द एवरेज सेम है। तो मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो ये कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी फ्रीली मूव करने के कंपैरेटिवली कम हो गई है, और दूसरा मैंने क्या बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ऑन द एवरेज
कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑन द एवरेज कांस्टेंट है। चूंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। हालांकि हमारे जहन में आता है कि अगर फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी तो चेंज होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इनकी वेलोसिटी चेंज होने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी ये किसी एटम से कोलाइड कर जाएंगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ सकेगी। इसका मतलब है इनकी वेलोसिटी भी नहीं बढ़ सकेगी। सो ऑन द एवरेज दीज इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल with constant velocity. This constant velocity is called drift velocity. So drift velocity को आप define कर सकते हैं, the velocity on the average, the constant velocity with which electron drift from low to high potential of the battery. और इस drift velocity की वैल्यू तकरीबन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये था जनाब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। कैपिटल I डिवाइडेड बाय NaE। जो आपको कैपिटल I नजर आ रहा है ना ऊपर, ये करंट को जाहिर कर रहा है। नीचे जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहा है। कैपिटल A जो नीचे है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, और स्मॉल e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इसका आंसर आपने मुझे करना है। जब बैटरी अटैच नहीं की थी तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडमली, और जब बैटरी अटैच कर दी तो इलेक्ट्रॉन बाउंड थे लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने के लिए। तो किस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी? वो फ्री वाले केस में ज्यादा होगी, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे, मौज में थे। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी अटैच कर दी तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई। मैंने आपको शुरू में बताया भी था। तो ये जो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है ना, ये कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? जब इस कंडक्टर को या मेटल को आपने बैटरी से अटैच कर दी है, लेकिन बैटरी के बगैर विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। तो बात समझ आ गई? विदाउट बैटरी इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड है, और विद बैटरी इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम रह गई है, दैट इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये सीखा कि अगर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक बैटरी के साथ आप एक मेटालिक वायर को अटैच कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन तकरीबन कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा करंट पैदा हो गया है जो कांस्टेंट है, स्टेडी करंट पैदा हो गया है। सो स्टेडी करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द करंट डेवलप्ड ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन दैट सोर्स पोजेस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब हम एक करंट कैरिंग वायर को एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ अटैच कर देंगे तो हमारे पास जो वायर में करंट आएगा दैट विल बी स्टेडी करंट। तो ये था हमारा आज का एक मिक्सचर सा लेक्चर जिसपे हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी, साथ ही साथ हमने करंट के चार्ज कैरियर्स हैं उनको स्टडी किया, फिर हमने करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर को स्टडी किया। एक छोटी सी बात रह गई है और वो है करंट डायरेक्शंस। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज करवा रहा हूं। करंट डायरेक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। अब ये सारा कुछ मैं रिमूव कर देता हूं। फर्ज कर लें करंट डायरेक्शंस में स्टडी करने के लिए हम दोबारा इसी वायर को इमेजिन कर लेते हैं और इसको मैं बैटरी के साथ अटैच कर देता हूं। तो बैटरी की वजह से क्या होगा? बैटरी का नेगेटिव फर्ज कर लें मेरी तरफ है और पॉजिटिव उस तरफ है, तो इस जो वायर है इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ जाएंगे? वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से करंट आ रहा है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट।
तो सबसे पहले हमारे पास करंट की डायरेक्शन में आ गई इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज दैट करंट विच फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज एक्चुअली फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के फिजिकल मूवमेंट की वजह से होता है। क्लियर? यानी ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की सेकंड पार्ट में। कन्वेंशनल करंट असल में ऐसा करंट है जो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से होता है। ये बात तो हम जानते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाए तो जिस जगह से नेगेटिव चार्ज आया है वहां इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। सेम यही सिचुएशन यहां पर भी है। इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई पोटेंशियल की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा था? वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। नाउ दिस इज द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट है द करंट विच इज ड्यू टू द इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक करंट लो से हाई पोटेंशियल की तरफ है और कन्वेंशनल करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ है। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है।